मिला टाइम्स में खुशामदीद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई पर हुए हमले को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमला करने वाले की तारीफ की जा रही है। एडवोकेट राकेश किशोर को बहादुर बताया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तमाम जजेस को धमकियां दी जा रही है कि अगर आइंदा इन लोगों ने इसी तरह की हरकत की, दोबारा अगर चीफ जस्टिस ने या किसी भी जज ने योगी के फैसले के खिलाफ तबसरा किया, मोदी सरकार के विजन के खिलाफ कोई कमेंट किया, किसी तरह का फैसला सुनाया, तो इन लोगों का यही अंजाम होगा। आज कोर्ट रूम में इन पर जूता फेंका गया, वो जूता जाकर नहीं लग सका, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो सड़कों पर घेर कर मारा जाएगा, सड़कों पर इनको पीटा जाएगा और ये मामला बढ़ता रहेगा। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर राइट विंग की तरफ से लगातार इस तरह के जुमले लिखे जा रहे हैं, इस तरह का तबसरा किया जा रहा है और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि देश के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, सो कॉल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां भी एडवोकेट राकेश किशोर को जस्टिफाई किया जा रहा है, उसके हमले को एक तरह से सही बताया जा रहा है, राकेश किशोर का इंटरव्यू किया जा रहा है और उसकी जो घटिया सोच है उस सोच को आवाम तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जैसी नफरत और लोगों के जहनों में पैदा हो। इस देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी मानी जाती है एनआई ने एडवोकेट राकेश किशोर का जाकर इंटरव्यू किया और अपने इंटरव्यू में राकेश किशोर यह कह रहा है कि मैंने जो हमला किया मैंने सही किया, मुझे अपने अमल पर जरा बराबर भी अफसोस नहीं है। वो बंदा खुलकर कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मॉरिशस में जाकर बुलडोजर एक्शन पर तबसरा करने की हिम्मत कैसे हुई। योगी का जो बुलडोजर एक्शन है, योगी की जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही है। इसका कहना है कि बरेली में मुसलमानों ने मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वहां उन लोगों ने होटल बना रखे हैं, वहां उन लोगों ने इमारतें बना रखी है, वहां बारात घर बना रखा है और योगी का जो भी कुछ काम वहां चल रहा है, योगी ने जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही है, उसमें जरा बराबर गलत नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि जहां उन लोगों की प्रॉपर्टी है, जहां उनके होटल बने हुए थे, बारात घर बने हुए थे, उनकी प्रॉपर्टी है, बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, कागजात मौजूद हैं। और जो बरेली में हिंसा का दावा किया जा रहा है ये सबसे बड़ा फेक और झूठा प्रोपेगेंडा है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। एडवोकेट राकेश किशोर ने एनआई से बातचीत करते हुए यह भी कह दिया कि हल्द्वानी में हिंदुओं की जमीन है, सरकारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं हल्द्वानी जा चुका हूं। इसी तरह इसने पाकिस्तान को लेकर बातें की, यानी इसने पूरे इंटरव्यू में मुसलमानों को धमकी दी है, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो जजमेंट है, वो इसे बर्दाश्त नहीं है। एनआई की वीडियो में यहां पर आपको नहीं सुना सकता क्योंकि एनआई भी पूरी तरह बीजेपी के एजेंडा पर चलता है। राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है उसको एनआई के जरिए आगे बढ़ाया जाता है और अगर मैंने जरा सा भी उसकी क्लिप यहां पर सुना दिया तो फौरन मुझे कॉपीराइट का नोटिस भेजा जाएगा, स्ट्राइक भेजा जाएगा, चैनल को डिलीट कराया जाएगा या फिर लाखों रुपए मुझसे मांगे जाएंगे और ये काम मैं नहीं कर सकता। और न ही मैंने एनआई की मेंबरशिप ले रखी है क्योंकि उसके लिए एनआई को लाखों रुपए हर महीने देने पड़ते हैं और इतना बड़ा मेरा बजट नहीं है। लेकिन जो कुछ मैंने कहा सही कहा। जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए कि एडवोकेट राकेश किशोर की आइडियोलॉजी को, उसकी सोच को किस तरह जस्टिफाई किया जा रहा है। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और घर में बैठकर ये शख्स बाज़ाब्ता इंटरव्यू दे रहा है। जबकि होना यह चाहिए था कि इस वक्त इसको जेल में होना चाहिए, पुलिस को फौरन इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फौरी तौर पर इसको अपनी हिरासत में लिया, इससे पूछताछ की गई और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसको रिलीज कर दिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया है, इसलिए इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है और इसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। जबकि सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि एडवोकेट राकेश किशोर ने जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला किया वो संगीन जुर्म है, वो कॉग्निजेबल मामला है और ऐसे मामला में पुलिस को खुद एक्शन लेना पड़ता है, पुलिस को खुद कार्रवाई करनी पड़ती है और इस पर कई तरह की संगीन धाराएं लग सकती है। लेकिन पुलिस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाया है, सुप्रीम कोर्ट की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, इसलिए इसको
इसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। दूसरे लफ्जों में मिसाल से इसको आप यूं समझ सकते हैं कि एक शख्स है जिसको किसी ने आकर कत्ल कर दिया, और जो मकतूल है जिसका कत्ल हुआ है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, और कोई उसकी तरफ से पुलिस में जाकर कंप्लेन नहीं देगा, मुकदमा दायर नहीं करेगा, तो पुलिस यहां पर कातिल को गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेगी और पुलिस कहेगी जो किलर है, जो मर्डर है, उसके खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, और जो मकतूल है जिसका कत्ल हो चुका वो इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा कि वो मुकदमा दायर करवा सके। तो यही दलील पुलिस यहां पर भी दे रही है। ये सबसे ज्यादा बेशर्मी की बात है, अफसोस की बात है कि राकेश किशोर को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब राकेश किशोर भी एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर होगा, बीजेपी के टिकट पर यह चुनाव लड़ेगा। मेरी इस वीडियो को आप महफूज कर लीजिए, क्लिप काट कर रख लीजिए। 4 साल 5 साल बाद ये जरूर बहुत बड़ा बीजेपी का स्टार प्रचारक होगा, लीडर होगा, क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी का जो एजेंडा है, उसको ये खुलकर पूरे हिंदुस्तान में ला रहा है, और मीडिया का पूरा इसको सपोर्ट मिल रहा है। इधर सोशल मीडिया पर क्या कुछ BR गवई के ताल्लुक से लिखा जा रहा है उसको देख लीजिए। सोशल मीडिया पर राइट विंग का एक बहुत ही मशहूर एक्टिविस्ट है जिसका नाम है अजीत भारती। उसने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज चीफ जस्टिस BR गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। वकील जज के डायस के करीब गया, उसने जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सिक्योरिटी एहलकार ने उसे पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, या हिंदुस्तान सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आगाज है, शुरुआत है। ऐसे गिरे हुए हिंदू मुखालिफ और बुज़दिल जजों के साथ सड़कों पर भी यही होगा अगर वो अपने अहकामात में, अपने फैसले में हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। एक और यूजर है जिसका नाम है कीकी सिंह। इसने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का अत्याचार हद से अधिक बढ़ गया था, बलात्कारियों को रिहा कर देना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना, फिर राकेश किशोर ने आकर जवाब दे दिया। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स हैं जिस तरह का कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। राकेश किशोर के हमले को, उसके जूता फेंकने को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अननोन लोग भी बेशुमार हैं जो फर्जी आईडी से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई खबर लग रही है कि राकेश किशोर ने हमला किया, अटैक किया चीफ जस्टिस पर, तो कमेंट्स आप जाकर पढ़िए। हमला करने वाले को सपोर्ट किया जा रहा है। ये 2 एग्जाम्पल के तौर पर यहां मैंने आपको पेश किया है। उसके अलावा एक तस्वीर को, एक विजुअल को भी लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसमें वकील जूता मार रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गले में एक गढ़ा या गहला लटका हुआ है। और सोशल मीडिया पर यह जो विजुअल वायरल किया जा रहा है, इस तरह का जो तबसरा किया जा रहा है, दरअसल दलितों को उनकी औकात बताई जा रही है। दलितों को कहा जा रहा है तुम दलित हो तो दलित ही बनकर रहो, तुम चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, और अगर चीफ जस्टिस बन गए हो तब भी तुम्हें हमारी गुलामी करनी होगी, हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक चलना होगा, तुम आज़ाद नहीं हो सकते हो, तुम हमारे ऊपर अपने फैसले को, हमारे ऊपर अपने तबसरे को नहीं थोप सकते हो। BR गवई आज़ाद भारत के दूसरे ऐसे शख्स हैं जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और चीफ जस्टिस बने हैं, जो भारत में सबसे बड़ा और अहम तरीन ओहदा माना जाता है। दलितों को लेकर के हिंदू धर्म में जो सोच पाई जाती है, मनुस्मृति में जो कुछ दलितों को लेकर लिखा गया है, वो बेहद शर्मनाक है और बार बार छुपाया जाता है, लेकिन अब भी वो सच्चाई नहीं छुप सकी है। आगे मैं बताऊंगा कि मनुस्मृति में दलितों को लेकर क्या कुछ कहा गया है, दलितों को लेकर के ब्राह्मणों की क्या सोच है। लेकिन उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि चीफ जस्टिस पर हमला हो जाने के बावजूद भी मीडिया में हमलावर के खिलाफ कोई सख्त तबसरा नहीं किया जा रहा है। आप जरा सोच लीजिए, फर्ज कर लीजिए अगर हमला आवर का ताल्लुक ज़ीशान अहमद होता, वो मुसलमान होता, तो फिर मीडिया का अंदाज अलग होता, मीडिया का रवैया अलग होता और सीधे सीधे उसका लिंक पाकिस्तान की किसी बैन तंजीम से जोड़ दिया जाता, इस हमले को आतंकी हमला करार दिया जाता, मुसलमानों पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमले शुरू हो जाते। लेकिन हमलावर मुसलमान नहीं है, तो इसके खिलाफ न तो पुलिस ने एक्शन लिया, न मीडिया को इसका रवैया गलत लग रहा है, न सोशल मीडिया पर इसको उस तरह लिखा जा रहा है या जिस तरह इसके खिलाफ तबसरा होना चाहिए वैसा अंदाज भी नहीं इख्तियार किया जा रहा है, बल्कि कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया। BR गवई पर हुए इस हमले को कुछ लोगों ने उनकी मां से भी जोड़ा है। BR गवई की मां को RSS के एक प्रोग्राम में 5 अक्टूबर को बुलाया गया था, अमरावती में प्रोग्राम होना था, लेकिन BR गवई की मां ने 1 अक्टूबर को उस प्रोग्राम में जाने से इनकार कर दिया और जो खबर सामने है उसमें बताया गया कि BR गवई की जो मां है
वो अंबेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, इसलिए आरएसएस के प्रोग्राम में बी आर गवई की मां नहीं जाएगी। 1 अक्टूबर को उन्होंने आरएसएस के प्रोग्राम में जाने से इनकार कर दिया, इस पर भी काफी हंगामा हुआ। उसके बाद 5 अक्टूबर को प्रोग्राम होता है जिसमें बी आर गवई की मां नहीं जाती है, और 6 अक्टूबर को बी आर गवई पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदा पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में हमला हो जाता है। और इस हमले पर जब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, एतराज हुआ, कांग्रेस ने भी एक ट्वीट करके सवाल उठाया और कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला हो चुका और देश के प्राइम मिनिस्टर खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं। उसके बाद देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि मैंने बी आर गवई से बातचीत की है, उनको मैंने तसल्ली दी है और उन पर जो हमला हुआ ये शर्मनाक है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब, आपसे मुझे साफ साफ ये कहना है कि देश का ये जो मिजाज बना है, जहां अब तक आम लोगों को मारा जाता था, किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, उस पर हमला किया जाता है, उसको जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है, या उसकी दाढ़ी काटी जाती है, उसकी टोपी उतारी जाती है, उसको नमाज पढ़ने से रोका जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है, फिर उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये कल्चर तो आपकी हुकूमत में ही शुरू हुआ और आपने ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कभी आपने खुलकर साफ लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत नहीं की, बजरंग दल के गुंडों को आपने कभी समझाया नहीं। और इस सोच के पिनपने का नतीजा यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक वकील के जरिए कोर्ट रूम में हमला हो जाता है और अब आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन ये सब कुछ आपकी हुकूमत में हुआ, इस पर पाबंदी न लगाने का नतीजा यह है कि मामला यहां तक पहुंच चुका है। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान ही थोड़ी है। और यही हुआ, आम लोगों के बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी हमला होने लगा है। कांग्रेस ने इस वाक़या की शदीद मजम्मत की है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो जारी करके कहा देश में क्या हो रहा है, जरा सुनिए। हो क्या रहा है इस देश में? उत्तर प्रदेश में एक दलित आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले अराजक तत्व कहते हैं हम बाबा के लोग हैं, मतलब उनको सत्ता का और सीधे मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। और दलित कहां है सुरक्षित इस देश में? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में यह होता है और इस देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऊंचे जज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक सिरफिरा आदमी, एक सिरफिरा वकील आता है और सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाकर उन पर जूता फेंकने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित हैं। देश के कोने में बच्चे जो हैं वो कफ सिरप पीकर मर रहे हैं। 15 से ज्यादा बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हो गई, 3 से ज्यादा बच्चों की मौत राजस्थान में हो गई। पहले दोनों स्वास्थ्य मंत्री इसको नकारते रहे, फिर पता चलता है कि सैंपल बार बार फेल हो रहे थे लेकिन कफ सिरप आपूर्ति में लाई जा रही थी। मध्य प्रदेश में तो और भी भयावह तस्वीर सामने आई, क्लीन चिट दी गई पहले उस कंपनी को, फिर पता चला कि जो प्रतिबंधित प्रोडक्ट 0.1% होना चाहिए था वो 46% से ज्यादा था कफ सिरप में। इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, बच्चे मर रहे हैं तड़प तड़प कर, माँ बाप पर तो आपदा आ गई है और मुख्यमंत्री काजीरंगा असम की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का लुत्फ उठा रहे हैं सपत्नी। और फिर आज सुबह राजस्थान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जयपुर का, वहां के आईसीयू में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। कब सीखा जाएगा? कौन है जिम्मेदार? किसकी जवाबदेही तय होगी? कहां है सरकारें? कौन सवाल पूछ रहा है? आज तो मीडिया से भी सवाल है। आप लोग बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, कहां है आज आक्रोश? छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है, आक्रोश आ रहा है। एक दलित आदमी की पीट पीट के मौत हो रही है, आक्रोश आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका जा रहा है, आक्रोश आ रहा है। कब पूछिएगा सवाल? कब खड़ा करिएगा कटघरे में? और आज सवाल लोगों से भी है, इस देश की उस लोक से सवाल है जो लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा है। कब तक चुप रहिएगा? कब तक मूक दर्शक बने रहिएगा? इस देश में जो हो रहा है वो भयावह है। छोटे बच्चों की मौत हो रही है, जवाबदेही किसी की नहीं है। अस्पताल में मरीज जलकर मरे जा रहे हैं, जवाबदेही किसी की नहीं है। दलित की हत्या हो रही है, जवाबदेही किसी की नहीं है। चीफ जस्टिस पर जूता चल रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है। लेकिन एक सच ये है कि ये जो ज़ॉम्बीज बन रही हैं, जो बिना जवाबों की सरकारें बन रही हैं, इस देश को इस कगार पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा, उनकी सोच और खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन ये देश आपका भी है ना,
तो आप भी तो कुछ सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। और आइए मैं आपको बताता हूं कि बीआर गवई पर हमला क्यों हुआ, बीआर गवई के ताल्लुक से इतनी नफरत क्यों पाई जाती है। और इस नफरत की वजह यह है कि बीआर गवई का ताल्लुक दलित समाज से है और दलितों को कभी भी बराबरी का हक नहीं दिया गया, उनको इज्जत और सम्मान नहीं दिया गया। भीमराव अंबेडकर साहब ने आइन बनाया, दस्तूर बनाया, तो उसमें देश के तमाम शहरियों को एक बराबर का सम्मान दिया गया, दर्जा दिया गया और दलितों को आला मकाम तक पहुंचने के लिए रिजर्वेशन भी दिया गया। लेकिन ये आरएसएस को बर्दाश्त नहीं है या अपर कास्ट के लोगों को बर्दाश्त नहीं है और इसी वजह से कागजी तौर पर इनको तो बराबरी का हक दे दिया गया, लेकिन अमली तौर पर अभी भी इनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल सका है। आरएसएस का एक भी चीफ दलित समाज का नहीं बन सका है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 शख्स अभी तक चीफ जस्टिस के ओहदा पर फायज हो सके हैं। इसके अलावा आप जिस डिपार्टमेंट को उठाएंगे, हुकूमत को देखेंगे या अहम ओहदों को देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे, पुलिस के डिपार्टमेंट को देखेंगे या प्राइवेट सेक्टर की जॉब को देखेंगे, मीडिया को देखेंगे, तो कहीं भी आपको दलित समाज के लोग नजर नहीं आएंगे। हर जगह अपर कास्ट के लोग नजर आएंगे, खा ब्राह्मण हो, राजपूत हो या इस तरह की कुछ उसमें ओबीसी के भी नजर आ जाएंगे, लेकिन दलित लोग कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। दलित अगर कोई तबसरा करे, कोई फैसला करे, तब भी इस समाज को या इस तरह की सोच रखने वालों को ये बातें बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए उन पर हमला हुआ और ये बातें सोशल मीडिया पर लगातार लिखी जा रही है। दलितों के ताल्लुक से मनुस्मृति में लिखा गया है कि दलितों की जो पैदाइश हुई है, दलितों का जो वजूद हुआ है, तो मखलूत नस्ल से, यानी हिंदू धर्म में आइडियोलॉजी पाई जाती है कि ब्राह्मण की पैदाइश हुई और ब्राह्मण जो है वो पुजारी होगा, उसके बाद क्षत्रिय है, जो सिपाही होगा, जो वैश्य है वो बिजनेस करेगा, तिजारत करेगा, जो शूदर है वो मजदूरी करेगा, वो खिदमत करेगा। इन सभी की एक की पैदाइश सर से हुई, दूसरे की गर्दन से हुई, तीसरे की पेट से हुई और एक की पांव से हुई। उसके अलावा इन सब से मिलकर जो एक नस्ल पैदा हुई उसको चंडाला कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा अछूत है और इसी को दलित कहा जाता है। दलितों के हवाले से मनुस्मृति में ये मौजूद है कि दलितों का जो गांव है वो बिल्कुल बाहर होगा। उसके अलावा जो कुत्ते हैं और जो गधे होते हैं वही उनके माल होंगे। मुर्दों के कपड़े दलित पहनेंगे। उसके अलावा उनके जो बर्तन होंगे वो टूटे हुए होंगे और वो दिन के वक्त ही हरकत करेंगे। दलितों के ताल्लुक से मनुस्मृति में भी लिखा गया, बाज़ाब्ता ज़ाब्ता मौजूद है कि टूटे हुए बर्तनों में ही दलित खाना खाएंगे, मुर्दों के कपड़े ही ये सिर्फ पहनेंगे, लोहे के जेवरात ये इस्तेमाल करेंगे, गोल्ड या सिल्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और आप हीरा की तो बात ही मत कीजिए। इसी तरह दलितों का काम होगा मुर्दार को उठाना, जानवरों को मारना और फांसी देना। दलितों के ताल्लुक से ये भी लिखा गया है कि अगर कोई शूदर यानी जो निचली जात का है ब्राह्मण को गाली देगा तो उसकी जुबान काट दी जाएगी और अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो उसका पूरा जिस्म काट दिया जाएगा। शूदर की मिल्कियत बादशाह जब चाहे ले सकता है क्योंकि शूदर को ही यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ही जायदाद का हक है, शूदर को जायदाद रखने का हक नहीं है। अगर ब्राह्मण किसी शूदर को कत्ल कर दे तो ये छोटा गुनाह है यानी कत्ल के बराबर नहीं है, इस पर सजा नहीं दी जाएगी। शूदर के हवाले से मनुस्मृति में यह भी लिखा गया कि शूदर का फर्ज है, उसके लिए लाजमी है कि बाकी जो 3 कम्युनिटी है उसकी वो खिदमत करे, उसकी नौकरी करे। इसके अलावा भी है कि आला जात के लोग शूदरों के हाथ का खाना नहीं खा सकते हैं, शूदर आला जात के लोगों के बराबर नहीं बैठ सकते हैं, एक साथ दोनों मिलकर कहीं जा नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें मौजूद है कि जिस बर्तन से ब्राह्मण पानी पीता है उस ब्राह्मण से दलित पानी नहीं पी सकते, उसके करीब नहीं जा सकते, चेयर पर नहीं बैठ सकते। और ये ऊंच नीच का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, आज भी पाया जाता है और आज भी अगर कोई दलित किसी ऊंचे मकाम तक पहुंचता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अगर आप हिंदुस्तान में जाएंगे और देखेंगे जो दलितों की बस्ती है तो दलित की बस्ती बिल्कुल गांव से बाहर होती है क्योंकि इसी तरह उनको बसाया गया, उसी तरह उनको रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि दलितों पर 3000 सालों से जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। दलितों को हमेशा इंसानी राइट से, बराबरी के हुकूक से महरूम रखा गया, लेकिन आज भी दलितों को अपने ऊपर होने वाले जुल्म का एहसास नहीं है। अगर किसी अपर कास्ट का दलित के गाँव में चला जाता है और चुनाव के दिनों में उसके साथ बैठ कर खाना खा लेता है तो दलित समाज के लोग इसी से
खुश हो जाते हैं और उनको लगता है हमें बराबरी मिल गई, और फिर वो अपने हक के लिए, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। दलितों को कभी ये लोग कहते हैं कि तुम हिंदू हो, और जब दलित हिंदू होने की बुनियाद पर बराबरी का हक मांगते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, तुम तो दलित हो, तुम हिंदू नहीं हो सकते हो। जो आदिवासी समाज है, जिसको आप शेड्यूल ट्राइब कह सकते हैं, उनके बारे में कन्फर्म है, क्लियर है कि वो हिंदू नहीं है, और बाज़ाब्ता इसकी वो मांग भी करते हैं। अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के, अपनी शनाख्त और पहचान को लेकर के शेड्यूल ट्राइब बिल्कुल सख्त है। लेकिन ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये कभी अपने आप को हिंदू कहते हैं और कभी कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। जब ये स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं या जब सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होती है, तो वहाँ रिलीजन के कास्ट में ये अपने आप को हिंदू बताते हैं। लेकिन वही जब इन पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, इनके लोग इनको समझाने जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। सच्चाई यह है कि जब आरएसएस को, बीजेपी को दलितों से काम लेना होता है तो उनको कह दिया जाता है तुम तो हिंदू हो, और जब वो हिंदू होकर हिंदुओं जैसे तमाम राइट्स और हुकूक की बातें करते हैं तो फिर कहा जाता है कि नहीं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते, तुम तो दलित हो, और ये तमाम राइट्स ब्राह्मणों के लिए है, अपर कास्ट के लोगों के लिए है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूज़र्स ने, एक्टिविस्ट ने लिखा कि दलितों को खुद अपने ऊपर होने वाले जुल्म का एहसास नहीं है, अपने राइट के लिए दलित कम्युनिटी खुद एक्टिव नहीं है। बल्कि आप जानते हैं, देखा होगा कि कई मर्तबा जब फसादात होते हैं, मुसलमानों पर हमले होते हैं, मुसलमानों पर अटैक होता है, तो बजरंग दल में जो लोग मुलविस होते हैं, मुसलमानों पर हमला करने वाले, बजरंग दल की जो टीम होती है या इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुंडागर्दी करती है, तो इसमें ज़्यादातर दलित समाज के लोग ही होते हैं। हालांकि इनको बचाने के काम सिर्फ मुसलमान करते हैं, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ में यही लोग मुलविस होते हैं। दलितों के लीडर्स लगातार इनको समझाते हैं, इसके बावजूद इन्हें एहसास नहीं हो पाता इनका दोस्त कौन है, इनका दुश्मन कौन है। अब बीआर गवई पर हमला हुआ, देखना यह है कि अगले दिनों में क्या कुछ होता है। दलित कम्युनिटी, दलित रहनुमा इस मामले को किस तरह सीरियस लेते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल ही कह दिया था कि इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह तबसरा होता रहेगा, हम पर अटैक होता रहेगा, लेकिन हम इन सब मामलों को सीरियस लेने वाले नहीं हैं। बीआर गवई पर हुए हमले के पीछे की जो असल कहानी है, जो पूरा मामला है, उस पर कल मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी, उसे जाइए और ज़रूर देखिए और समझिए कि क्या कुछ उन्होंने विष्णु मंदिर के बारे में कहा था, क्या कुछ उस मूर्ति के हवाले से उनका तबसरा था, जिसको लेकर इस वकील ने उन पर हमला किया और उनके खिलाफ लगातार एक माहौल बनाया गया है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।